बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वेटो पावर है वो तो कोई भी नहीं आया, ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, ख़ास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रिजीम है वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राज़ी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए इस मामले में। नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की है। जो अमरीकी फोर्सेस हैं उनका यह दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल यह है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहां से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर लेकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहां से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाइना का जो स्टेटमेंट है उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की है। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और यह बचकाना हरकत है। यानी तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। भाई हम नहीं बोलते तुमसे। ये क्या हरकत है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं आपको अभी आगे एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट, बल्कि चाइना का स्टेटमेंट सुनने से पहले ना, मैंने एक वीडियो बनाई है। ये चंद मिनट की वीडियो है। इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है और यहां पे भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए कि हम जीतते हैं। वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम, वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम। डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नज़र में दोबारा मुज़ाकरात ही होने। आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना चाइना के साथ खुलकर मामला कर सकता है, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के साथ, ना सऊदीया के साथ। हाँ, एक मजबूरी है कि अभी यूएई का पैसा पाकिस्तान ने वापस करना है और उसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब से कह रहा है कि हमारे कौमी खजाने में रखने के लिए कुछ पैसा आप दे दें अमानतन, और वो पैसा उधार होगा, हमारे पास पड़ा रहेगा, उसके ऊपर ये सूद भी अदा कर सकते हैं, तो हम यूएई का पैसा वापस कर दें। अब यूएई को इस महीने पैसे वापस करने पड़ेंगे। उन्होंने कई दहाइयों तक पैसा अपना पाकिस्तान के पास रखा है, उसके ऊपर वो सूद लेते रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब सऊदी अरब और कतर वाला मामला भी आपके सामने है। ये खबर आ चुकी है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान को $5 अरब या इसके आसपास की कोई रकम मदद के तौर पे दे दें जो पाकिस्तान अपने कौमी खजाने में अमानतन रख ले। इसके लिए शहबाज शरीफ अभी मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का एक विजिट भी करने वाले हैं और इसी हवाले से गुडविल जेस्टर के तौर पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने एयरफोर्स की तादाद को बढ़ाया, अपने जंगी जहाज भेजे, अपनी फौजियों की जो प्रेजेंस है उसको पाकिस्तान ने वहां पे बढ़ाया। तो वो सऊदी अरब को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, आपको जो मारेगा हम उसको मारेंगे। और जो बहुत सारे टाउट सहाफ़ी हैं
वो लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान खैर मना ले, ईरान को पता चल जाए। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ईरान का बादुकात नाम लेकर, बादुकात नाम लिए बगैर वो ईरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से, ये इमरान खान का मौक़िफ़ था, सबसे पहले इमरान खान ने यह सुलह करवाई थी। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था कि हर हाल में आप जंग से बचें, बैठ के बातचीत करें, रस्तों को खुला रहने दें और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ रहें। यही सारे मुस्लिम ममालिक के मफाद में है। अब जो इमरान खान ने कहा था या जो उसकी पॉलिसी थी, जब उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाया जाए, उनसे कोई स्टेटमेंट निकलवाए जाएं और उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गद्दारियों के फतवे लगा दिए जाएं कि ये मुल्क के दुश्मन है। अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों ने इस पर बड़ी जल्दी पे तेल का काम किया। तहरीक इंसाफ के लोग एक ही बात पहले दिन से कर रहे हैं, मेरा भी पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, हर पाकिस्तानी का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को जंग में उतरने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन टाउट्स ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानियों को किसी तरह भी उकसाया जाए और कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को मजीद कुचलने का एक जवाब घड़ दिया जाए। जितने भी लोग आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे वो दीगर ममालिक से हैं, ईरान से हैं, उन सबको वेलकम किया जा रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि जो सहाफ़ी अमेरिका की जानिब से या ईरान की जानिब से आएंगे उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा ताकि वो इसकी कवरेज कर सकें इस सारे मामले की। इंतज़ामात खासे तगड़े किए गए हैं, सिक्योरिटी के बड़े आला किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं इस्लामाबाद में ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंगबंदी बहुत ज़रूरी है, वरना इसके असरात पाकिस्तान पे भी आते, बाकी दुनिया के ऊपर भी आते। यूरोप को बहुत इशू हो जाता, बाकी ममालिक को इशू हो जाता। तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर जंगबंदी हो जाती है, और अच्छी बात यह है कि अमेरिका को इस बात का बहुत जल्दी इदराक हो गया कि यह जंग किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातें तो बहुत बड़ी की थी, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में उतारा भी था, लेकिन ऐसा लगा अमेरिकन को कि उनको इस्तेमाल कर लिया गया और अमेरिकन टाइम से ही इस जंग से बाहर जा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को होगा, अमेरिका को नहीं होगा। नेतन्याहू को भी नुकसान होगा। नेतन्याहू पे अब इसराइल के अंदर और इसराइल के बाहर बहुत दबाव है इस जंगबंदी के बाद, और नेतन्याहू के लिए मामला बड़े मुश्किल होंगे फ्यूचर में अगर ईरान यहां से सरवाइव करता है तो। और ईरान को हर हाल में एक ऐसा मुआहदा करना होगा जिसमें ईरानी कौम का फायदा हो। अब सबकी नजर इस बात पे होगी कि मुज़ाकरात होंगे किन चीजों के ऊपर और कौन सी चीजें ईरान हासिल करेगा और कौन सी चीजें ईरान को देनी पड़ेगी, और अमेरिका अपने माजी के किस मौक़िफ़ से पीछे हटेगा और आज अमेरिका कहां पे खड़ा है। हम नेक्स्ट वीलॉग जो करेंगे ये सारे मुज़ाकरात के पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है, और अपडेट करेंगे आपको सारी सूरत हाल। लबनान में लड़ाई क्योंकि चल रही है वो एक मसला बना हुआ है और वो लगातार बना हुआ है। ईरान को इसके ऊपर एतराज है और ईरान बार बार ये कहता है कि लबनान में अगर जंगबंदी नहीं होती तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर बार बार ये बात करते हैं कि ये जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ है अब तक कि 2 हफ्ते के लिए हम लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, ये उसकी खिलाफ वर्जी है जो लबनान पे अटैक किए जा रहे हैं। जबकि नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, नेतन्याहू ने कहा जी कि उनकी ये पॉलिसी है कि वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो लबनानियों को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं इसराइली, और फ़लस्तीनियों को भी गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। फिर ईरानियों को भी गैर मुसल्लह करना चाहते हैं कि इनके हथियार भी ले लिए जाएं या इनके पास ऐसे हथियार ना हो जो इसराइल के लिए खतरा हो। तो इसराइल सबको निहत्था कर रहा है, लेकिन इसराइल को हथियार मिलते हैं दुनिया के बेहतरीन इदारों से, दुनिया के बेहतरीन ममालिक से। दुनिया के बेहतरीन हथियार इसराइल इकट्ठे भी करता है। यह भी एक रियलिटी है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहरहाल ये इस जंग के अंदर नेतन्याहू का मकसद है कि वो अभी जंग जारी रखेगा और वो ऑपरेशन करता रहेगा लबनान के ऊपर, जबकि ईरान कह रहा है कि लबनान जंगबंदी से किसी सूरत हम अलग नहीं होंगे, जंगबंदी के मामले से लबनान को अलग नहीं करेंगे। अब मुज़ाकरात का टाइम है और दुनिया इसको देख रही है बड़े पॉजिटिव अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप को भी उम्मीद है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है और पाकिस्तान ने कहा कि सारा कुछ काबू में है। नेतन्याहू पे एक प्रॉब्लम तो इसराइल के अंदर भी है ना, वो प्रॉब्लम के ऊपर केस भी है रिश्वत के हवाले से भी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से भी, उसमें भी उसको काफी मुश्किलात का सामना है। अब जब आलमी सतह पर ऐसी शर्मिंदगी हुई है
तो वो लबनान पे अटैक करके उसको मिटाना चाहते हैं। देखिए, लबनान में बैरूत पे जिस किस्म की तबाही हुई है, जैसी आग वहां पे बरसाई गई है, ऐसी तबाही पहले कभी हमने नहीं देखी। वहां इतने बड़े पैमाने पे बैरूत को तबाह किया गया कि अस्पतालों में जख्मी भरे पड़े हैं। अद्वियात की किल्लत रिपोर्ट हो रही है। वहां पे एक इमरजेंसी नाफज हो चुकी है, उन्होंने उसको स्याह दिन करार दिया है जो कुछ भी किया गया, और दुनिया भर के ममालिक ने इसके लिए आवाज उठाई कि इसराइल जो लबनान में कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भी आवाज उठाई। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जो ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने किया वो ट्वीट किया, मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूं, लेकिन आप ये देख लें, इंग्लिश में इसका बड़ा इंपैक्ट है। उन्होंने कहा जी, इसराइल इज एबल एंड कर्स फॉर ह्यूमैनिटी while peace talks are underway in Islamabad. Genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. ये बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया इसराइल के हवाले से। इस तरह के स्टेटमेंट बाकी लोग भी देते हैं, यानी ऐसे स्टेटमेंट, हमने सख्त स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से भी देखे, पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी देखे। इमरान खान ने बड़े सख्त बयान दिए। लगभग इमरान खान के, अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैंने 17 ऐसे बयान देखे जो उन्होंने डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ दिए, और उनमें से एक भी बयान को आज तक डिलीट नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट में क्या कहा, पहले आप ये देखें, जरा उर्दू में आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल को जो है वो एक कर्ज करार दिया, उनको ईवल करार दिया, एक बुराई करार दिया इसराइल को, और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, ऐसे वक्त में लबनान में नस्लकुशी कर रहा है इसराइल। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। नंबर एक, ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात, कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है, और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे, और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए आकर के, कौम उनके साथ खड़ी है, और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। बैनुल अक़वामी दबाव और ट्रंप का फैक्टर जो है वो भी उन्होंने उसका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा देखे, ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, और उसकी वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान को दबाव में रखना मुश्किल बन रहा है। ये ऊपर के जर्नैल होते हैं चंद, उनको छोड़कर उन्होंने निचली सतह के तमाम अफसरान के बारे में लिखा कि उनमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, और यह मकबूलियत फौजी क़यादत के लिए एक मुसलसल दर्द सर बनी हुई है कि इमरान खान फौजी तो नहीं है, लेकिन फौज के अंदर वो बहुत मकबूल है। इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को, और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा, या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाजरीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए कैच 22 सिचुएशन में, और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इमरान खान साहब को 25 तारीख को इंजेक्शन लगाया जाएगा, यह हुकूमत ने दावा किया था। हो सकता है 24 को ही खामोशी से निकाल के लगा दिया जाए, अपोजिशन 25 का इंतजार करती रहे, हो सकता है, यह भी हो सकता है। देखिए, यह हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर इमरान खान साहब मान गए तो फिर तो ये उनको इंजेक्शन कहीं पे भी ले जाके लगा देंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, देखिए ना, ये ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की, और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है।
तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहां लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहां पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में यह होना चाहिए। जबकि तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहां पे होना चाहिए। अब नाज़रीन